बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मेरे दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले सेशन में एसेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, राइट। और मैंने आपसे कहा था कि 5 एलिमेंट्स हैं: एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स एंड कैपिटल। तो पहले हमने एसेट्स को पढ़ लिया है। अब हम सबसे पहले लायबिलिटीज को पढ़ने वाले हैं। क्या होती है लायबिलिटीज? माय डियर फ्रेंड्स, लायबिलिटी को हिंदी में कहें तो इसका मतलब है देनदारी। जो पैसा हमने देना है। क्यों देना भाई? जरूर बिजनेस ने किसी से कुछ लिया होगा तभी देना है। तो पहले इससे कि हम लायबिलिटीज की तरफ बढ़े या कैपिटल की तरफ बढ़े, उससे पहले हमें एक चीज जाननी है, वो बहुत जरूरी है, जो अकाउंटिंग में हमें आगे बहुत हेल्प करने वाली है। तो जब भी आप अकाउंटिंग करें, हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि अकाउंटिंग में बिजनेस एंड बिजनेसमैन both are different from each other. Very 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 important part. क्या वर्ड्स बोले मैंने? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग माने जाएंगे। और हम कौन है वो भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहली बात, बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेसमैन। हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस के हिसाब से करेंगे, बिजनेस की तरफ से करेंगे, और बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं करेंगे। और हम हैं कौन? हम अपने आप को क्या मानेंगे? हम हैं बिजनेस के अकाउंटेंट। हम कौन है? वी आर गोइंग टू ट्रीट आवर सेल्व्स एज अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप, मैं, हम सब कौन होंगे? हम सब अपने आप को मानने वाले हैं अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। हम सब अपने आप को अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस मानते हुए बिजनेस की तरफ से अकाउंटिंग करेंगे। बिजनेसमैन से, उसकी तरफ से नहीं कि बिजनेसमैन क्या बोल रहा है, बिजनेसमैन की तरफ से नहीं दोस्तों। किसकी तरफ से? किसकी तरफ से? अकाउंटिंग की जाएगी बिजनेस की ओर से। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है जी। तो अब जरा ध्यान से हम अपने अगले इस काम को समझते हैं। हम कौन है? बिजनेस के अकाउंटेंट, करेक्ट। और ये रहा बिजनेसमैन। मान लो वो बिजनेसमैन है। इस बिजनेसमैन ने सोचा कि भाई क्यों ना, एक आइडिया इसके दिमाग में आया, दिमाग की बत्ती जल गई और इसने सोचा क्यों मैं एक बिजनेस शुरू करूं। बिजनेसमैन ने जब सोचा कि बिजनेस मैं क्लोथ्स का करना चाहता हूं, तो उसने सोचा भाई इस बिजनेस में तो बड़ा फायदा है, तो मैं क्यों ना क्लोथ्स के बिजनेस में अपना पैसा लगाऊं। तो जब इस बिजनेसमैन ने डिसाइड किया कि वो इस क्लोथ्स के बिजनेस को करना चाहता है, अब ये बिजनेस बनाया गया। बिजनेस जब बनाया जाएगा तो बिजनेस के लिए सबसे पहले तो पैसा चाहिए, करेक्ट और नॉट? क्यों? क्योंकि उसी पैसे से सामान खरीदा जाएगा और उसी को बेच करके कमाई की जाएगी। जिस सामान को खरीदा और बेचा जाता है बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए गुड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? गुड्स। ये जो आप देख रहे हो, बिजनेस के लिए कहलाती हैं गुड्स। यानी इस पर्टिकुलर केस में जो क्लोथ्स है, वो क्लोथ्स क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा गुड्स। इन गुड्स को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। बोलिए यस और नो। तो बिजनेस क्लोथ्स का है। क्लोथ्स क्लोथ्स को हम कहते हैं यहां गुड्स। और माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए 10 लाख रुपया चाहिए इस काम के लिए। बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें यह मालूम होता है कि इस बिजनेस में कम से कम इतना पैसा तो हमें चाहिए ही होगा। तो ये बात कौन सोचता है? ये बात बिजनेसमैन सोचता है। बिजनेसमैन ने सोचा कि भाई इस बिजनेस में 10 लाख रुपए से कम काम नहीं चलेगा। और अब पैसा पड़ोसी थोड़ी देंगे भाई, वो खुद ही लगाएगा। उसने जब देखा कि उसके पास अपना सेल्फ ओन्ड कितना पैसा है, उसने कितना बचा के रखा हुआ है, इंटरनली इस इनसाइडर ने कितना पैसा लगा दिया? 6 लाख रुपए। कि जी मेरे पास अपने 6 लाख रुपए की बचत थी, पर्सनल पैसा जो था मेरा, वो तो मैं 6 लाख रुपए लगा दूंगा। लेकिन बिजनेस में चाहिए टोटल 10 लाख, उससे कम में काम चलेगा नहीं। और इसके पास अपना जो पैसा है वो केवल 6 लाख है।
तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, जो सेल्फ अरेंज वो कर सकता है वो उसने 6 लाख रुपया अरेंज कर लिया और वो बिजनेस में ले आया, लेकिन मालूम है कि 10 लाख से कम में काम चलेगा नहीं। तो उसने किसी आउटसाइडर से, जो कि जिसका इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मान लो इसके कोई अंकल थे या किसी बैंक से जाके इसने कहा जी मुझे कुछ उधार चाहिए अपने बिजनेस के लिए उधार चाहिए। तो इसने क्या किया, 4 लाख का लोन, कहा जी ठीक है बिजनेस के लिए आउटसाइडर से लिया जाएगा। हम कौन है, हम है इस बिजनेस के अकाउंटेंट। तो अब समझ लो कि वो रहा बिजनेसमैन। देखो जहां पर तुम पढ़ रहे हो ना, इस कमरे के दरवाजे पर जाके देखो, दरवाजे पर देखो वो एक अदृश्य व्यक्ति नजर आ रहा है। मान लो वही बिजनेसमैन है और वो आएगा और तुमसे कहेगा साहब मैंने इस बिजनेस में पैसा लगाया जी 6 लाख रुपया। हम कहेंगे ठीक है जी ठीक है कोई बात नहीं, बिजनेस में 6 लाख रुपया आपने लगाया है तो इस बिजनेस ने आपका 6 लाख रुपया देना है, हम देंगे जी आपको। और उसने कहा अरे वो 4 लाख रुपया वो एक आउटसाइडर ने भी लगाया था जी, उसने लोन भी दिया है मिस्टर एक्स ने। हम कहेंगे ठीक है, बिजनेस में 4 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने लगाए, हम एक्स के भी 4 लाख रुपए देंगे। अब सवाल ये आता है कि इस बिजनेसमैन में और इस मिस्टर एक्स में हमारे लिए क्या अंतर है। हम तो बिजनेस के अकाउंटेंट है जी, हम तो बिजनेस की तरफ से अकाउंटिंग करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी ये बात, क्या कि इन अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। हम बिजनेस के अकाउंटेंट है एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे हम। और हम अपने आप को बिजनेस का अकाउंटेंट ट्रीट करेंगे। बिजनेस में जो आया, बिजनेस से जो गया, हम वो सब बातें लिखेंगे। तो बिजनेस में आया क्या, हम कहेंगे जी इस बिजनेस में इस बिजनेसमैन ने, मान लीजिए मिस्टर वाई है, इस बिजनेसमैन ने 6 लाख रुपए लगाए। बिजनेस में 6 लाख रुपए इस बंदे ने लगाए जो बिजनेस का मालिक है, जानते हैं हम। ये अंदर का व्यक्ति है, ये एक इंटरनल व्यक्ति है, ये एक इनसाइडर है। हमें मालूम है कि इसने अपने सेल्फ जो इसकी प्रॉपर्टी थी उसमें से 6 लाख रुपए लगा दिए। हम कहेंगे ठीक है भाई, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है, हमने आपका ये 6 लाख रुपया देना है। और बिजनेस ने मिस्टर एक्स का भी 4 लाख रुपया देना है जो हमने उससे लोन लिया, लेकिन वो इंटरनल व्यक्ति नहीं है, वो एक्सटर्नल व्यक्ति है। क्या यहां तक बात क्लियर है सभी को? तो दोबारा से समझ लीजिए, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम अकाउंटिंग करेंगे, हम बिजनेस के अकाउंटेंट है, बिजनेस की तरफ से करेंगे, बिजनेसमैन की तरफ से नहीं। हर बार इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब बिजनेस में पैसा आया तो दो लोगों ने लगाया, एक मिस्टर वाई ने, एक मिस्टर एक्स ने। मिस्टर वाई बिजनेसमैन है, हमने उसका भी पैसा देना है, उसने 6 लाख रुपए लगाया है। और मिस्टर एक्स एक लोन देने वाला आउटसाइडर है, उसने भी बिजनेस में पैसा दिया है, हमें उसे भी देना है। यानी देखा जाए तो बिजनेस की देनदारी दोनों की तरफ है, इस बिजनेसमैन की तरफ भी और इस लोन देने वाले व्यक्ति की तरफ भी। तो अब सवाल यह आता है, ये समझिए, ये आ गए, ये हो तुम और मैं, ये तुम और मैं हैं, अकाउंटेंट हैं, ठीक है जी, अकाउंटेंट हैं। और ये हम बैठे हैं अपने टेबल चेयर पर जी। ये जो दरवाजे पर खड़ा है ये मान लो जी बिजनेसमैन है, ये इनसाइडर है, इसने 6 लाख रुपए लगाया। हमने कहा ठीक है ठीक है मिस्टर भाई, आपके हम 6 लाख रुपए देंगे, आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस में आपने पैसा लगाया। बिजनेस में 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी जी, 4 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट थी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी मिस्टर एक्स से हमने एक लोन ले लिया या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, हमने उनका पैसा भी देना है। अब समझ लो, बिजनेस ने तो दोनों का ही पैसा देना है, इंटरनल वाले व्यक्ति का भी और इस एक्सटर्नल वाले व्यक्ति का भी। तो अब इन दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए? देनदारी तो दोनों की तरफ है। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस के इस मालिक की तरफ जो हमारी लायबिलिटी है वो एक इंटरनल लायबिलिटी है, अंदर का बंदा है भाई बिजनेस का मालिक। और बिजनेस के बाहर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या मिस्टर एक्स, ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो इन दोनों में अंतर कैसे पता लगाएंगे? जब कभी एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात आएगी तो उसको नाम हम देंगे लायबिलिटी, दैट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी।
लेकिन जो ये अंदर का बंदा लगाता है, बिजनेस का मालिक, उसके द्वारा लगाए गए पैसे को हम बोलेंगे कैपिटल यानी पूंजी। तो जो व्यक्ति बिजनेसमैन है और बिजनेस में पैसा लगाता है भाई, उसको भी बिजनेस ने पैसा वापस करना है। ठीक है जी, आप बिजनेस के मालिक को हम मानते हैं, हमने आपको पैसा देना है, आपके लगाए गए पैसे को हम नाम दे रहे हैं कैपिटल, ताकि डिफरेंशिएशन कर पाए कि अंदर का बंदा कौन है और बाहर का बंदा कौन है। और जो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या बैंक ने या मिस्टर एक्स ने जो भी लोन दिया, वो भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, वो भी हमने पैसा देना है। अब ये आउटसाइड लायबिलिटी, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है, ये लायबिलिटी के रूप में लिखी जाएगी। दोनों ही देनदारी है, दोनों ही हमारी देनदारी है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल वाले को बोलेंगे कैपिटल, एक्सटर्नल वाले को बोलेंगे लायबिलिटी। समझ में आ गई बात? अब मैं आपके सामने अकाउंटिंग का एक मूल मंत्र आपको दे रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जीवन भर काम आने वाली चीज है, बहुत सारी समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी। अगर हमने कुछ भी लेना है तो एसेट बताया था मैंने, और देना है तो लायबिलिटी। लेना है तो एसेट और देना है तो लायबिलिटी। अंग्रेजी में जो हमारा है, जिस पर हमारा अधिकार है, जो कहलाता है ओन्ड, अपना। लेकिन वट एवर वी ओ टू अदर्स, जो हमने किसी को देना है, उसे बोलते हैं ओ। एसेट के लिए जो शब्द यूज किया जाएगा वो ओन, अपना, और ओ यानी उधार, देनदारी, लायबिलिटी। ये दोनों शब्द अच्छी तरह से आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे इसको ध्यान से नहीं पढ़ते। आप अच्छी तरह से समझिए, लेना है तो एसेट, देना है तो लायबिलिटी। एसेट के लिए ओन और लायबिलिटी के लिए ओ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देना तो दोनों तरफ है। देना अगर एक्सटर्नल का है तो उसको मैं लायबिलिटी बोलूंगा, इंटरनल वाले को कैपिटल बोलूंगा। तो कैपिटल के बारे में जरा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आइए जरा बात करते हैं आउटसाइडर्स को जो पैसा देना है। तो लायबिलिटीज क्या है? Liabilities are the amounts that business owes to others. Others, बाहर वाले लोगों को जो हमने पैसा देना है, देनदारी। ओ यानी ऑब्लिगेशन यानी डेट, यानी दोनों बातें बिल्कुल सेम है। ओ टू अदर्स, whatever we owe to others, that becomes our obligation, that becomes a debt which is पेबल बाय द बिजनेस। यानी हम तो बिजनेस के अकाउंटेंट है, तो बिजनेस के हिसाब से ही बात करेंगे। बिजनेस एंटरप्राइज की देनदारी है ये, इसी को हम लायबिलिटी बोलते हैं। सो लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट आर पेबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द आउटसाइडर्स। अब क्योंकि वैसे लायबिलिटी की बात करेंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी उसको लायबिलिटी बोल दो। इंटरनल वाली लायबिलिटी बिजनेस के ओनर की तरफ, बिजनेस के मालिक की तरफ होती है। सो लायबिलिटी मे बी टूवर्ड्स द ओनर, जो कि हमारी इंटरनल लायबिलिटी है, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, बट इट मे बी टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स। अगर वो आउटसाइडर्स की तरफ है तो हम उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है जी। सो अब जैसे हमने एसेट को डिवाइड किया था मल्टीपल पार्ट्स में, उसके हमने कैटेगराइजेशन बनाए थे, वैसे ही लायबिलिटी भी होती है जी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो पता चल गया कि देनदारी। अगर वही लायबिलिटी मुझे एक साल के अंदर अंदर देनी है, वो पैसा मुझे एक साल के अंदर अंदर देना है, तो वो करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर एक साल के बाद देना है तो वो बन गया नॉन करंट लायबिलिटी। सो नॉन करंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी विच इज यूजुअली पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो भी पैसा आपने आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर देना है, दैट बिकम्स अवर नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बैंक से एक लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम द बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैंने वो जो लोन लिया वो लॉन्ग टर्म लोन है, एक साल के बाद पे करना है, दैट बिकम्स माय नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन मान लो यही मैं शॉर्ट टर्म लोन लेता, एक साल के अंदर अंदर उसे पे करना था, तो वो बन जाती करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर ही मुझे पे करना है। जैसे शॉर्ट टर्म लोन मैंने बताया, एक साल के अंदर अंदर। अब ये 2 टर्म्स और आ गई। जैसे पिछले सेशन में एसेट्स के अंदर डेटर और बिल रिसीवेबल मैंने कहा था कि बाद में बताऊंगा, उसको अच्छी तरह से डिटेल में उसका डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही क्रेडिटर और बिल पेबल भी करंट लायबिलिटी हैं।
वहां वो दोनों चीजें क्या थी, करंट एसेट थे। यहां ये दोनों चीजें क्या है, करंट लायबिलिटी। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में, लेकिन फिलहाल के लिए आप नाम याद कर लीजिए कि ये दोनों करंट लायबिलिटीज हैं। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है ये आप समझ गए। ये दोनों लायबिलिटी भी हमें विद इन 1 ईयर पे करना होता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। ये सारी लायबिलिटी की बात खत्म हुई। अब चलते जी कैपिटल। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि बिजनेस के मालिक ने जो पैसा बिजनेस को दिया, हमें दिया, बिजनेस के मालिक को, और सॉरी बिजनेस के अंदर पैसा जो आया बिजनेस के मालिक ने दिया, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। हम कौन है, हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। हम कहेंगे हाँ जी बताओ जी बिजनेसमैन साहब, कितना पैसा लगाया आपने। उसने कहा जी मैंने 6 लाख रुपए लगाया। ठीक है ठीक है, हम 6 लाख रुपए आपका देंगे। बिजनेस ने आपका 6 लाख रुपए देना है, हम तो बिजनेस के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग करेंगे। तो वो जो पैसा बिजनेस के मालिक ने बिजनेस को शुरू करने के लिए अपना पर्सनल फाइनेंस लगाया, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो ये मनी की फॉर्म में जनरली होता है। ये उसका पर्सनल मनी है। पर्सनल मनी किसका, बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन ने अपना पर्सनल मनी जब बिजनेस में लगा दिया कि लो जी लो, ये तो मैं सारा पैसा बिजनेस के लिए लगा रहा हूं, ये लो जी बिजनेस में यूज होगा, बिजनेस के ऑपरेशंस में काम आएगा। वहीं पर बिजनेस बोलेगा ठीक है जी आपने पैसा लगाया, हम आपको ये पैसा वापस देंगे। बिजनेस के मालिक को जो पैसा वापस देना है वो हमारी कैपिटल है। बिजनेस की कैपिटल के रूप में ही तो उस बिजनेसमैन ने अपने इस मनी को, अपने पर्सनल मनी को बिजनेस में उसने इन्वेस्ट कर दिया था, और हमने यही पैसा, बिजनेस ने यही पैसा उसे वापस करना है। वेरी वेरी सिंपल, दिस इज नोन एज कैपिटल। यही मनी क्या कहलाता है दोस्तों, दिस इज नोन एज कैपिटल। अच्छा, यहां पर ये सारी कहानी शुरू करते हैं। एक्स ने अपने पर्सनल एसेट्स, कैश की जगह तो हमने बात कर ली। अच्छा, कैश की जगह वो बैंक से, चेक से भी तो पैसा लगा सकता है, क्योंकि ये जो मनी है ये कैश से भी आ सकता है और चेक के द्वारा भी आ सकता है, या फिर अकाउंट में ट्रांसफर भी हो सकता है। इस बात को हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो हमने इस चीज को दो पार्ट्स में यहां पर डिवाइड कर दिया। एक हो गया कैश, एक हो गया चेक, लेकिन है तो कैश की फॉर्म ही। ये दो बातें हो गई, करेक्ट। तो तीसरी बात ये हुई कि बिजनेस के मालिक ने, मिस्टर एक्स ने, अब वो वैसे हमने उसे वाई बनाया था, एक्स मान लो बिजनेस का मालिक है। अब नया एग्जांपल है ये। पिछले एग्जांपल में हमने वाई को लोन बना दिया था, वाई को बिजनेस का मालिक बना दिया था, ठीक है। इस एग्जांपल में कैपिटल की बात शुरू हो गई है। हमने मान लो इसमें एक्स ले लिया नाम। तो मिस्टर एक्स ने अपने पर्सनल एसेट्स, कैश और बैंक नहीं, उसने कहा भाई ऐसा है, कैश तो मेरे पास 10 लाख बिजनेस के लिए चाहिए चाहिए, वो तो मैं लेके आई ना हूं, मुझे जी बिल्डिंग भी चाहिए होगी, एक शॉप भी चाहिए। तो उसने कहा जी क्या करूं पापा, मुझे तो एक बिजनेस के लिए शॉप भी चाहिए। पापा ने कहा अरे भाई, वो जो शॉप तुमने किराए पर दी है उसको खाली करा लो, उसी शॉप में अपना बिजनेस शुरू कर लो। मिस्टर एक्स ने सोचा अच्छा अच्छा ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब ये उसकी अपनी पर्सनल शॉप है जो उसने किराए पर किसी को दी हुई थी, उसने वो खाली करा ली। अब वो कहता है जी यही शॉप है जी, यहां पर मेरा बिजनेस चलेगा, यानी वो शॉप भी उसने बिजनेस में डाल दी। अब शॉप फ्री की तो आती नहीं। उस शॉप की वैल्यू मान लो 10 लाख रुपए है। तो एक तो वो कैपिटल 10 लाख रुपए ले आया, और एक अपनी वो शॉप की बिल्डिंग ले आया। अब ये एसेट भी बिजनेस का ही एसेट बन गया, क्योंकि कैश भी एसेट है। ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस के लिए अब क्या चीजें हो गई, बिजनेस के लिए पैसा आया, वो कैश भी एसेट है, बिजनेस में आया, एक तरफ कैश भी आया और एक तरफ बिल्डिंग भी आ गई। लेकिन क्या ये बिजनेस का हो गया क्या, नो। हम कहेंगे ये जो कैश आया ना भैया, ये उस बिजनेसमैन का, ये भी उसे वापस करना है। उसके द्वारा ये लगाया गया पैसा जो है, हमने दो बातें सोचनी है। क्या दो बातें सोचनी है जी, कि अकाउंटिंग में हर चीज का डबल साइड इंपैक्ट जाता है, दो तरफा इंपैक्ट। अब आप भी यही सोचेंगे
कि जो पैसा उसने अपना पर्सनल एसेट था उसे बिजनेस का एसेट बना दिया। अब बिजनेस में तो आ गया, लेकिन हम कहेंगे अल्टीमेटली तो हमें वापस ही देना है, देनदारी है, बिजनेस के मालिक ने पैसा लगाया है, तो जितनी वैल्यू उसने लगाई 10 लाख रुपए की कैपिटल के लिए कैश और 10 लाख रुपए की बिल्डिंग, ये दोनों मिलाकर के माय डियर फ्रेंड्स 20 लाख रुपया उसने लगा दिया। उसने 20 लाख रुपया लगा दिया, कुछ कैश के रूप में, कुछ चेक के रूप में और कुछ बिल्डिंग के रूप में। अब बिजनेस ने उसका कितना पैसा देना है, 20 लाख की वैल्यू देनी है, तो उसकी कैपिटल कितनी बन गई, 20 लाख की बन गई। ठीक है ना। तो एक्स ने जब ये बिजनेस शुरू किया, क्लोथ्स का बिजनेस शुरू करना था उसने, उसके लिए उसने अपने पर्सनल एसेट्स में से कैपिटल निकाल के दी, कैश दिया बिजनेस के अंदर, वो उसकी कैपिटल कहलाई, और साथ में अपनी बिल्डिंग पे बिजनेस में डाल दी। इन दोनों की वैल्यू बिजनेस क्या बोलेगा, बिजनेस बोलेगा जी उसने वैल्यू दी है बिजनेस को, यही वैल्यू हमने उसे वापस करनी है, उसके द्वारा लगाया गया ये पैसा कैपिटल कहलाएगा। और अब ये एसेट किसका हो गया जी, बिजनेस का हो गया। समझ लीजिए, दो तरफा चीज, यही कैश मेरे हाथ में अब बिजनेस में आ गया, अब ये बिजनेस का एसेट हो गया, लेकिन हम बोलेंगे कैश तो है मगर ये बिजनेस का नहीं है, अल्टीमेटली तो वापस करना है उसे। ठीक है कि नहीं। ये शॉप भी आई है लेकिन वापस करनी है, तो कितनी वैल्यू लगाई है उसने, जो वैल्यू उसने लगाई है वो उसके लिए कैपिटल है, वो उसके लिए कैपिटल है, और ये बिजनेस का एसेट बन गया, बिजनेस में इसका इस्तेमाल होगा। तो अब जितनी वैल्यू उसने लगाई हमने उसे कैपिटल बोल दिया। ठीक है जी। तो कितनी टोटल कैपिटल की वैल्यू हो गई, 10 लाख का कैश, 10 लाख की बिल्डिंग। ये कैपिटल कैसे लगाई थी उसने, कैश के रूप में। ये भी कैपिटल कैसे लगाई, बिल्डिंग के रूप में। अब जो कैश के रूप में लगती है, चेक के रूप में लगती है, उसे तो कैश कैपिटल बोलते हैं, लेकिन जो अदर देन कैश लगती है उसे कहा जाता है कैपिटल इन काइंड। तो जो 10 लाख रुपए कैश या चेक के रूप में दिए, हमने उसे कहा कि वो कैपिटल इन कैश है। जो अदर देन कैश लगाया उसने, वो कहलाती है कैपिटल इन काइंड। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। उसने कहा जी शॉप में तो मुझे फर्नीचर भी चाहिए होगा, अब इस कैश से ले लेता हूं, या कंप्यूटर भी चाहिए होगा। उसके पिताजी ने बोला अरे भाई ये कंप्यूटर घर पे पड़ा हुआ है, इसका क्या करना है, ले जाओ, लैपटॉप ही है, ये घर पे एक्स्ट्रा चेयर टेबल पड़ी है, यही ले जाओ। अब ये उसका पर्सनल एसेट था, वो बिजनेसमैन अब वही बिजनेसमैन अपने पर्सनल फर्नीचर को ले आया जी। ये उसका पर्सनल फर्नीचर था, 8,000 रुपए का टेबल और चेयर मिला के, ये भी बिजनेस में ले आया। अपने पर्सनल लैपटॉप को जो कि 10,000 रुपए का था, इसको भी बिजनेस में ले आया। तो 8,000 का पर्सनल फर्नीचर, 8,000 का उसका पर्सनल लैपटॉप जो था उसने बिजनेस में डाल दिया। कैश तो नहीं डाला, ये कैश कैपिटल नहीं है, ये है कैपिटल इन काइंड। ये भी अब बिजनेस में लग गया। अब बिजनेस ने उसका कितना पैसा देना है जी, वो कैश लेकर आया था 10 लाख रुपए, इसके अलावा वो अपनी शॉप को भी उसने बिजनेस में यूज करने के लिए लगा दिया 10 लाख रुपए, इसके अलावा उसका अपना पर्सनल फर्नीचर 8,000 का, वो भी उसने बिजनेस में लगा दिया, इसके अलावा उसका लैपटॉप, ये भी उसका पर्सनल था, ये 10,000 का, ये भी उसने बिजनेस में लगा दिया। यानी 20,18,000 रुपए का टोटल वैल्यू उसने बिजनेस में लाकर रख दिया। 20,18,000 की जो वैल्यू वो लेकर आया है, ये सब अब बिजनेस में यूज होगा। ये कैश भी, ये शॉप भी, ये फर्नीचर भी, और ये लैपटॉप भी, ये सब बिजनेस में यूज होने वाला है। ये टोटल वैल्यू 20,18,000 की ले आया, और बिजनेस क्या बोलेगा कि हाँ जी हमने इतनी ही वैल्यू उसकी वापस करनी है, यही उसकी कैपिटल है। तो ये सब मिला के ये जो कहलाएगी, ये उसकी कैपिटल कहलाएगी। ये पैसा हमने उस व्यक्ति को देना है, इंटरनल हमारी लायबिलिटी हो गई। ठीक है। तो दो हमारे लिए चीजें हो गई, एक तरफ ये कैश, शॉप, फर्नीचर, लैपटॉप, ये बिजनेस में आ गया। अब ये एसेट्स बिजनेस में यूज होंगे, लेकिन ये एसेट की जो वैल्यू है ये किसने दी है भाई,
बिजनेस को ये वैल्यू किसने दी है? बिजनेस के मालिक ने। तो ये सारी वैल्यू हमने उसे वापस करनी है, देना है तो लायबिलिटी, लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटी है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा कैपिटल। है ये बिजनेस की लायबिलिटी, जो जो उसने दिया अल्टीमेटली हमने उसे वापस देना है। ये है बिजनेस के इनसाइडर की तरफ हमारी लायबिलिटी, विच इज नोन एज कैपिटल। तो व्हाट इज कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. It is a liability of the business, but towards whom? Towards the owner of the business. Internal liability है. Capital may be invested in the form of money, in the form of money, कैश लगा दिया, और एनी अदर एसेट. बताइए और क्या दे दिया? कैपिटल कैश के रूप में भी दी थी, वो मनी हो गया, और अदर एसेट के रूप में भी जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, वो भी क्या? शॉप बिल्डिंग आ गई थी, लैपटॉप ले आया था वो, करेक्ट, फर्नीचर ले आया था, ये सब एसेट्स बिजनेस में आए. तो कैपिटल अगर इन्वेस्ट करनी है तो वो इन कैश भी हो सकती है और अदर देन कैश भी हो सकती है, जिसे हम इन काइंड बोलते हैं. तो कैपिटल दो तरह की हो गई, कैपिटल इन कैश, कैपिटल इन काइंड. लाया सारे रिसोर्सेज, वही रिसोर्सेज को हमने उसे वापस करना है, हमारी लायबिलिटी बनती है बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स द बिजनेसमैन, दैट इज कैपिटल. इसी कैपिटल को माय डियर फ्रेंड्स ओनर्स इक्विटी या नेट वर्थ भी कहा जाता है. ओनर्स इक्विटी या नेट वर्थ. अच्छा, अब बिजनेस के अंदर मान लीजिए मैं कहता हूं जी कैश आ गया, बस टोटल 10 लाख रुपए, करेक्ट. क्या बताया मैंने आपको कि पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम है, टू साइडेड. एक तरफ लेनदारी और एक तरफ देनदारी, एक तरफ लेना और दूसरी तरफ देना. एक तरफ लेनदारी कैश दिखा रहा है, देना किसको है? हम कहेंगे जी देखो ऐसा है, एक तो उसने 6 लाख की, पुराने वाले एग्जाम्पल पर जा रहा हूं, 6 लाख की कैपिटल लगाई थी और 4 लाख रुपए का हमने लोन लिया था. क्या ये दोनों हमने देने थे कि नहीं? ये सब देने में आता है कि नहीं? यस, ये सब देना था. देना इक्वल टू लेना, यही है हमारा डबल एंट्री सिस्टम. सो सबसे पहली बात जब मैं आपसे यहां करूंगा तो पहला पॉइंट आएगा जी कैपिटल, बिजनेस में लगाने वाला वो व्यक्ति. दूसरी चीज आएगी लोन, ये है 4 लाख रुपए का लोन. बिजनेस में एसेट आ गए, कैश आ गया, लेकिन ये बिजनेस का नहीं है. इसमें से 4 लाख आउटसाइडर की तरफ लायबिलिटी है और 6 लाख बिजनेस के मालिक की तरफ हमारा देना बनता है. तो जो 10 लाख आए वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो कैश किसको रिप्रेजेंट करता है? वो इन दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है. इसी को मेरे दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है. क्या वर्ड्स बोले मैंने? इसी को क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन. तो अब चाहे आप लेफ्ट में रखिए चाहे राइट में, इधर देखिए एसेट को मैंने लेफ्ट में रख लिया, ये वही कैश है जो 10 लाख रुपया कैश आया था. 6 लाख बिजनेस के मालिक ने दिया तो उसे हमने कैपिटल दिखा दिया. 4 लाख रुपए की हमने लायबिलिटी जो कि बैंक से लोन लिया था. माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एक तरफ लेना इक्वल टू दूसरी तरफ देना. अब चाहे इसे आप राइट में रखिए लेफ्ट में रखिए, बराबर ही हैं दोनों. इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं. तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गई भैया? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और ये हमेशा और हमेशा बराबर रहेंगे. एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा बराबर रहेंगे जी. यही अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है कि नहीं? अब सोच लो बिजनेस में हमने 3 चीजें पढ़ ली. एसेट पढ़ा सबसे पहले, लायबिलिटी पढ़ी, कैपिटल पढ़ी. हमने कहा जी बिजनेस के अंदर कैश आ गया, 10 लाख रुपए आ गया, एसेट आ गया.
लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किस किसने दिया? दो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। एक बिजनेस के मालिक को, उसको 6 लाख देना है, एक वो आउटसाइडर को जिसको 4 लाख देना है। अब कैपिटल उसने 6 लाख यहां तो कैश लगा दिया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि यही 6 लाख रुपया हो सकता है कुछ कैश होता, कुछ फर्नीचर होता, कुछ लैपटॉप होता, कुछ भी हो सकता था, अदर देन कैश भी हो सकता था, लेकिन कहलाता तो वो कैपिटल कैपिटल ही तो है, चाहे वो कैपिटल इन कैश है या कैपिटल इन काइंड है। तो यहां तक अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहीं तक रोक कर दोबारा देखना है, कैपिटल और लायबिलिटी के उस सिस्टम को रिफ्रेश करना है, दोबारा अच्छी तरह से समझना है, और यहां तक जब पक्का हो जाए तो आप अगला काम शुरू करिएगा। ठीक है जी, तो यहां तक आप एक ब्रेक दीजिएगा, लेकिन मैं यहां पर अपना काम जारी रख रहा हूं। तो मैंने कहा यही वो क्या है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या मैं इस लायबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकता हूं? द आंसर इज यस। अगर आप इस एसेट में से, यानी जो आपके अपने हैं बिजनेस के 10 लाख रुपए, उसमें से बाहर वालों को जो देनदारी है, बाहर वालों की तरफ जो देनदारी है 4 लाख रुपए की, जो लायबिलिटी है व्हाट वी ओ, ओन में से ओ माइनस कर दो, यानी एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो, 10 में से 4 लाख माइनस करोगे तो कैपिटल आपके सामने आ जाएगी। और कैपिटल का दूसरा नाम नेट वर्थ होता है। नेट का मतलब क्या, किसका नेट? एसेट माइनस लायबिलिटी का नेट निकाल देना, यानी एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दिया तो उसका जो नेट निकला, उसकी जो वैल्यू निकली, जो वर्थ निकली, वो नेट वर्थ ही क्या है, कैपिटल कहलाती है। यानी 6 लाख की नेट वर्थ है, 6 लाख की कैपिटल है, यानी बिजनेस के मालिक ने अपना जो पैसा लगाया हुआ है उसे कहते हैं नेटवर्थ, या कहते हैं ओनर्स इक्विटी। क्या ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई? तो ओन में से ओ माइनस करो, कैपिटल आ जाएगी। ओन में से ओड माइनस कर दिया, नेटवर्थ आ गई, ओनर की इक्विटी आ गई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिए। जब भी हम बेसिक्स कर रहे होते हैं तो एक बार से काम नहीं चलता, इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, एकदम आगे नहीं बढ़ना। ठीक है ना? अब हमने यहां तक एसेट को पढ़ लिया, लायबिलिटी को अच्छी तरह पढ़ लिया, कैपिटल को अच्छी तरह पढ़ लिया। इन तीनों के बाद अगली चीज आएगी, अब अगली बात ड्राइंग्स की। सर आपने तो कहा था जी 5 एलिमेंट होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम और गेन तो रह ही गए। आएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि ड्राइंग्स हमारी इस कैपिटल से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, इसीलिए ड्राइंग्स का डिस्कशन हम पहले करने वाले हैं। ठीक है ना? तो ड्राइंग्स का डिस्कशन हम क्यों पहले कर रहे हैं? क्योंकि भैया ड्राइंग सीधी सीधी हमारी कैपिटल से जुड़ी हुई है। तो अब जरा सोचिए, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगा दिया। अब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा तो लगाएगा, लेकिन इसी से तो वो कमाएगा, जो कमाएगा उसी से उसका घर चलेगा। कोई भी व्यक्ति बिजनेस क्यों करता है भाई? उसके अपने घर के खर्चे हैं, बच्चों की फीस है, घर का राशन है, टीवी का, फोन का, इन सब का बिल है भाई, इंटरनेट का बिल है, और हजारों खर्चे हैं, कपड़े, तरह तरह के और खर्चे। वो बिजनेस कर ही तो इसीलिए रहा है कि वो कमाई करे और उसका घर चले। इसका मतलब ये हुआ कि भाई बिजनेसमैन ने जब बिजनेस में पैसा लगाया तो प्रॉफिट कमाने की नीयत से ही पैसा लगाया। बिजनेसमैन ने वो अमाउंट यहां पर कर दिया मेरे दोस्तों इन्वेस्ट, जिसे कर दिया, कह दिया हमने कैपिटल के बिजनेस में 10 लाख रुपए लग गए। लो जी लो, ये रहे आप मिस्टर अकाउंटेंट, बिजनेस के अकाउंटेंट, और ये रहा बिजनेस। इस बिजनेस में बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन भैया उस बिजनेसमैन को अपने घर के खर्चों के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसे की जब जरूरत पड़ेगी तो वो उस पैसे को निकाल भी तो सकता है। उसने कैपिटल लगा दी, बिजनेस होना शुरू, लेकिन अचानक से उसके घर पे जरूरत पड़ेगी तो क्या वो अपना पैसा नहीं निकाल पाएगा? बिल्कुल निकाल पाएगा। अकाउंटेंट साहब से बोलेंगे लाओ जी लाओ 1 लाख रुपया निकालो और लिख लो,
अकाउंटेंट बोलेगा ठीक है भाई साहब, आपने 10 लाख रुपया लगाया था, बताइए कितना चाहिए। उसने कहा भी मुझे 1 लाख रुपया निकाल के दे दो। आपने कहा ठीक है जी, 1 लाख रुपया आपको दे देते हैं। आपने उसे 1 लाख रुपया निकाल कर बिजनेस में से दे दिया। उसने उस अमाउंट को विड्रॉ कर लिया। पहले तो डिपॉजिट किया था बिजनेस में, अब विड्रॉ कर लिया। इसीलिए इसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स। क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स। अपने पर्सनल यूज के लिए जब भी वो ये पैसा निकालेगा उसे कहा जाएगा ड्रॉइंग्स। अच्छा, अब इस ड्राइंग का बिजनेस में लगाए गए इस कैपिटल पर क्या असर पड़ा, ये देख लेते हैं। भाई जब उसने पैसा लगाया था तो बिजनेस ने क्या बोला, ठीक है जी हमारी आपकी तरफ देनदारी बढ़ गई, ये 10 लाख रुपया कैश आ गया, लेकिन हमने आपको 10 लाख रुपया देना है। हमारी आपकी तरफ लायबिलिटी बढ़ गई, आपकी कैपिटल बन गई 10 लाख। अब वो 10 दिन बाद आ गया, लाओ जी लाओ मेरे 1 लाख रुपए दे दो इसमें से। हमने कहा ठीक है भैया लो 1 लाख रुपए ले जाओ। अब हमारी आपकी तरफ जो लायबिलिटी बची, आपकी कैपिटल का बैलेंस बच गया भैया 9 लाख। इसका मतलब व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ड्राइंग्स? ड्राइंग का इम्पैक्ट कैपिटल पर ये पढ़ा, यहां पर ये पढ़ा कि 10 लाख में से 1 लाख माइनस करके अब वो 9 लाख की बच गई। यही है उसका इम्पैक्ट। तो कैपिटल पर ड्राइंग का इम्पैक्ट ये होता है कि कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। बिजनेस ने जो बिजनेसमैन को पैसा देना था, वो जो देनदारी थी कैपिटल के नाम की, वो घट गई। तो ड्राइंग्स रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल। आइए अब अकाउंटिंग इक्वेशन में ही इसे चेक करते हैं। जरा सोचिए, सबसे पहले क्या हुआ था? बिजनेस में टोटल 10 लाख आया था। एक तो लोन का 4 लाख रुपया, वो भी लायबिलिटी थी, और कैपिटल 6 लाख की लगी थी। हमने कहा ठीक है जी। एक महीने बाद बिजनेस का मालिक कहता है लाओ जी लाओ, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं निकाल रहा हूं। हम कहेंगे ठीक है भाई। लायबिलिटी पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लोन जो आउटसाइडर लायबिलिटी है उसकी तरफ कोई असर नहीं पड़ा, वो तो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, निल। लेकिन हम क्या बोलेंगे, ये लो भाई साहब बिजनेस के मालिक, ये लो कैश ले लो 1 लाख। तो जो 10 लाख मेरे पास वहां कैश आया था, वही कैश मेरे दोस्तों 1 लाख रुपए से घट गया और बिजनेस में अब 9 लाख रुपया बच गया। लेकिन इसी के साथ साथ जो कैपिटल हमने 6 लाख लिखी थी, बिजनेस के मालिक को जो हमने 6 लाख रुपया देना था, उसकी तरफ भी तो लायबिलिटी घट गई। ड्रॉइंग्स 1 लाख रुपए के कारण वो कैपिटल रिड्यूस हो गई, और कैपिटल अब उसकी हम बोलेंगे जी 5 लाख बच गई भैया। हमने अब लोन के 4 लाख रुपए देने, क्योंकि उस पर तो कोई असर आया नहीं, और बिजनेस के मालिक की जो कैपिटल है वो 5 लाख बची है। टोटल मिला के 9 लाख हमारी देनदारी है, 9 लाख ही हमारे पास कैश बचा है। वेरी गुड। 9 लाख कैश बचा है, उसमें से 4 लाख लायबिलिटी का देना है आउटसाइड वाले का, और 5 लाख रुपया इनसाइडर का देना है, बिजनेस के मालिक का कैपिटल वाला अमाउंट देना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अकाउंटिंग इक्वेशन तो यही रहेगी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसी में प्लस माइनस होता रहता है, और एंड में भी आपने देखा, जैसे कि मैंने कहा था, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बराबर रहेगी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो दोनों तरफ चेंज आएगा, इसीलिए इसे डबल साइड इंपैक्ट बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, दो तरफा इस पर इंपैक्ट पड़ता है। करेक्ट? तो अकाउंटिंग इक्वेशन उसी डबल साइड इंपैक्ट को शो करती है। सो ड्राइंग का भी अब आपने देख लिया कि पर्सनल पर्पस के लिए जब भी बिजनेस का मालिक पैसा निकाल लेगा, उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, सीधी सीधी बात है, और बिजनेस में से कैश भी चला जाएगा। सो व्हाट इज ड्राइंग्स? अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। किसमें किसमें से? फ्रॉम द फंड्स ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस में फंड्स लगे थे उसी में से उसने पैसा निकाल लिया, लेकिन किस काम के लिए? फॉर हिज पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए उसने जो पैसा निकाला, that are known as drawings. Very very simple. So amount withdrawn by the owner of the business from the funds of the business for his personal use are known as drawings. Very very simple. So अब drawings may be in the form of money or goods. Money तो समझ में आ गया जी, goods क्या है? जैसे इस बिजनेसमैन ने कपड़ों का बिजनेस किया था, और मैंने आपसे कहा था जी क्लोथ्स में ये डील कर रहा है, तो जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा होता है वही तो गुड्स होती हैं।
तो इसने कहा अच्छा बच्चों को कपड़े की जरूरत है, चलो कोई बात नहीं। बिजनेस में से ही उसने पैसा निकालने की बजाय जो बिजनेस के अंदर कपड़े खरीदे थे बाहर वालों को बेचने के लिए, वही कपड़े मान लो 5,000 के घर ले गया। तो भाई चाहे वो मनी लेकर जाए, चाहे उस मनी से खरीदी हुई गुड्स ले जाए, भाई बिजनेस में मनी आया, उसी मनी से बिजनेस ने क्या खरीदी, गुड्स खरीदी। उसी गुड्स को बेचकर पैसा कमाना था, लेकिन वो गुड्स बेचनी तो दूर की बात थी, वही गुड्स वो घर ले गया। तो हम कहेंगे भाई तुमने चाहे कैश निकाला या गुड्स निकाल ली, हमारे लिए तो तुम्हारी तरफ जो देनदारी बनती थी वो घट गई। चाहे तुमने मनी निकाला या तुमने गुड्स निकाल ली, हमारी तुम्हारी तरफ जो लायबिलिटी बनती थी वो घट गई। यही तुम्हारी ड्राइंग्स है भाई, जितने का तुम सामान निकाल लोगे वही हमारी लायबिलिटी तुम्हारी तरफ घट गई। दिस इज ऑल्सो ड्राइंग्स। तो चाहे बिजनेस का मालिक पैसा जो दिया था वो निकाल ले, या जो कैपिटल इन काइंड लगाई थी वही घर ले जाए। मान लो लैपटॉप ले गया घर, तो भाई लैपटॉप ले गया तो भी कैपिटल घट गई, तो भी ड्राइंग्स है। और जो हमने उसके दिए गए कैश से बिजनेस में उस बिजनेस को करने के लिए, ऑपरेशंस को करने के लिए गुड्स खरीदी थी, क्लोथ्स खरीदे थे, वही ले गया, तो भी ड्राइंग्स है। और ड्राइंग्स का इंपैक्ट यही होता है कि वो कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। अब ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सामने आने जा रहा है। अच्छी तरह से माय डियर फ्रेंड्स आप इसे समझेंगे। देखो बिजनेस के अंदर इस बिजनेसमैन ने क्या किया, माय डियर फ्रेंड्स, उसने कहा जी ओहो 2 लाख का लॉस हो गया भाई इस बार। हमने कहा कैसे कैसे कैसे? कहते जी 12 लाख का हमने माल बेचा, 6 लाख का खरीदा था, तो अरे 6 लाख का प्रॉफिट है। नहीं नहीं 8 लाख के ना और खर्चे भी हो गए, तो नेट नेट तो 2 लाख का नुकसान हो गया। हमने पूछा अच्छा बताओ भाई 2 लाख का नुकसान कैसे हो गया, ये खर्चे जरा एक्सप्लेन तो करो। उसने कहा भी देखो हमने ना हाउस रेंट दिया, बिजनेसमैन का घर रेंट पर है, उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी दी, बच्चे के लिए साइकिल खरीदी, और बीवी के लिए नेकलेस खरीद लिया, उसका बर्थडे था जी, तो ये 8 लाख रुपए लग गए, इसीलिए बिजनेस में 2 लाख का लॉस हो गया। अब आप ये बताइए मुझे, क्या ये हाउस रेंट जो कि उसका पर्सनल खर्चा है, क्या उसके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये भी पर्सनल खर्चा, बेटे के लिए साइकिल, बीवी के लिए नेकलेस, क्या ये बिजनेस के खर्चे हैं क्या? नो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे उसके पर्सनल खर्चे हैं। और पर्सनल खर्चे यानी ड्राइंग्स, तो क्या आप इसे बिजनेस का एक्सपेंस मानकर बिजनेस के एक्सपेंसेस में से घटाओगे? बिल्कुल भी नहीं। हम कहेंगे भैया कैसी बात कर रहे हो, ये 8 लाख रुपए जो तुम बोल रहे हो ये बिजनेस का खर्चा ही नहीं है, बिजनेस का खर्चा नहीं है भैया, कैसे लिख रहे हो आप? ये एक्सपेंस बिजनेस का खर्चा नहीं है, 8 लाख काट दो, ये लॉस भी नहीं है, क्योंकि ये तुमने जो 8 लाख दिखाए हैं तो तुम्हारे पर्सनल खर्चे हैं। बिजनेस में एक्चुअली 6 लाख का प्रॉफिट था, हमने 6 लाख का माल खरीदकर 12 लाख का बेच दिया, तो बिजनेस ने तो 6 लाख का प्रॉफिट कमाया। तुमने अपने पर्सनल खर्चे भी बिजनेस में डाल दिए, दिस इज नॉट करेक्ट। इसीलिए ड्राइंग्स को माय डियर फ्रेंड्स अलग दिखाया जाता है और कैपिटल को घटा दिया जाता है कि भाई तुमने 8 लाख अपने घर के खर्चे के लिए निकाले हैं, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। कहीं तुम सोचो जी ये बिजनेस का खर्चा है, नो, ऑल दीज आर पर्सनल एक्सपेंसेस, ये सब तुम्हारे पर्सनल एक्सपेंस है भैया, इसे बिजनेस के खर्चों में मत डालो। दिस इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, देयरफॉर दिस लॉस इज नॉट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस ने तो 6 लाख का प्रॉफिट कमाया है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए कैपिटल को, ड्राइंग को और बिजनेस के खर्चों को अलग दिखाते हैं। ड्राइंग्स बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो जहां पर भी ड्राइंग्स आया आप बोलो पर्सनल खर्चा भैया, इससे आपकी कैपिटल कम हुई है, बिजनेस के प्रॉफिट पर असर नहीं पड़ा, बिजनेस से तो 6 लाख का प्रॉफिट ही कमाया है। आप इस अपने पर्सनल खर्चे को बिजनेस का खर्चा नहीं दिखा सकते। दैट इज वाई
benefit is there to show the amount of drawings. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसीलिए ड्राइंग्स को अलग से दिखाया जाता है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो ड्राइंग का इंपैक्ट मैंने क्या बताया क्या होता है, ये कैपिटल को रिड्यूस करती है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। अच्छा मान लो बिजनेस के मालिक ने अपने एम्प्लॉय से बोला कि भाई जाओ जरा, जाओ मेरे बेटे के लिए साइकिल ले आओ, जाओ मेरे बच्चे की स्कूल की फीस जमा कर दो, जाओ घर का राशन ले आओ। अब बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, तो भाई वो बिजनेस का खर्चा नहीं हुआ। ये समझ लो कि वो जो पैसा निकाला वो कैपिटल रिड्यूस हो गई, वो ड्राइंग्स हो गई, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। इस बारे में अपने दिमाग को बिल्कुल ट्रेन कर लो कि भैया ड्राइंग रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल, इट इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, उसे इसीलिए अलग कर दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक जो हमने सारी की सारी चीज सीखी, इसी से तो पता लगा कि ड्राइंग को सेपरेट अकाउंट शो करने का बेनिफिट क्या है। इट हेल्प्स इन कीपिंग सेपरेट अकाउंट ऑफ what is being used by the owner of the business for his personal use। उसका ट्रैक रखा जाता है, नहीं तो पर्सनल खर्चे ही बिजनेस में डाल देगा और कहेगा जी बिजनेस में तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं था, बिजनेस में प्रॉफिट था, उसने अपने पर्सनल खर्चे डाले थे इसीलिए वो लॉस दिख रहा था, और पर्सनल खर्चों को बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता, वो तो भैया ड्राइंग्स है। यही बेनिफिट है ड्राइंग्स को दिखाने का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट माय डियर फ्रेंड्स, ड्राइंग्स करती क्या है, ये रिड्यूस कर देती है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस को। दैट मीन्स इट रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द ओनर। दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का खर्चा नहीं है ये। सो ये थी कहानी सारी ड्राइंग्स की माय डियर फ्रेंड्स। और अब तक हमने क्या क्या कर लिया, एसेट्स को पढ़ लिया, लायबिलिटीज को अच्छी तरह पढ़ लिया, कैपिटल को अच्छी तरह पढ़ लिया, और कैपिटल से जुड़े हुए इस ड्राइंग के पार्ट को भी बढ़िया तरीके से समझ लिया। और वहीं पर एक पॉइंट था जहां हमने गुड्स की बातचीत की थी, तो क्यों ना पहले अब गुड्स को ही देख लिया जाए। व्हाट आर गुड्स? गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। लैपटॉप बेचने वाली दुकान के लिए गुड्स लैपटॉप है, कपड़े बेचने वाली दुकान के लिए, दुकानदार के लिए वही कपड़े गुड्स है, स्टेशनरी का सामान बेचने वाले बिजनेस के लिए वही स्टेशनरी गुड्स है। और अगर कारें बेचने वाले इस शोरूम की बात करूं तो भैया उसके लिए कार्स गुड्स है। सो गुड्स क्या है? आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। तो अगर मैं इस पोजीशन पर क्लोथ्स की बात करूं, क्लोथ्स की सेल परचेज हो रही है, यही उसका मेन बिजनेस है, यही उसकी मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी है, इसीलिए इन्हें गुड्स कहा जाता है। गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। क्या वर्ड्स बोले मैंने? गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। क्लोथ्स आपके सामने है, सेल परचेज यहां पर की जा रही है, ये क्लोथ्स की सेल ही उसका मेन बिजनेस है, यही उसकी मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि वही उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। और जिन फिनिश्ड गुड्स को वो बेच रहा है, चाहे परचेज करके चाहे प्रोड्यूस करके, पर्पस क्या है उसका? पर्पस है उसका रीसेल। कि मैं क्लोथ्स खरीदूंगा लेकिन मकसद क्या है? बेचना। या तो खरीद कर आगे बेचूंगा या बनाकर बेचूंगा, यही उसका मेन बिजनेस है, यही उसकी मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी है, यही उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। सो गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। अब आप देख रहे होगे कि मैंने बिजनेसमैन नहीं लिखा भैया, बिजनेस डील्स। हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, बिजनेस के हिसाब से बात करेंगे। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मान लो एक क्लोथ्स की बात करूं तो फैक्ट्री क्या करेगी? क्लोथ की प्रोडक्शन करेगी, और प्रोडक्शन करने के बाद जो उसकी फिनिश्ड गुड्स होगी वो गुड्स कहलाएगी। उसका रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, वो नहीं कहलाएगी। तो गारमेंट फैक्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो ये क्लोथ है। वो गारमेंट फैक्ट्री क्या करेगी? इसी क्लोथ को, जो कि फैक्ट्री ऑफ मेकिंग क्लोथ, जो क्लोथ फैक्ट्री थी उसका तो फिनिश गुड्स था, लेकिन समझिए ध्यान से, ये गारमेंट्स बन रहे हैं। अच्छा, क्लोथ का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? धागा।
वो उसकी फिनिश गुड्स नहीं है। उसका रंग, वो क्या है, वो रॉ मटेरियल है। लेकिन जो क्लोथ उसने बना दिया वो उसकी फिनिश गुड्स है। वही उसकी फिनिश गुड्स एक गारमेंट फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन गई। गारमेंट फैक्ट्री उससे शर्ट्स बनाएगी, स्टिचिंग करेगी। स्टिचिंग करने के बाद जो रेडीमेड क्लोथ्स बन के आएंगे उसके लिए ये फिनिश्ड गुड्स है। तो समझने वाली बात है कि एक के लिए जो चीज रॉ मटेरियल हो सकती है वो दूसरे के लिए फिनिश गुड्स हो सकती है उसकी। तो यहां पर जो क्लोथ बनकर आया उसके लिए वो क्लोथ गुड्स था, लेकिन गारमेंट फैक्ट्री के लिए वही क्लोथ रॉ मटेरियल बन गया। उसने स्टिचिंग करके जब गारमेंट रेडी कर दिए, वो जो क्लोथ्स बने उसकी सेल की, ये उसकी फिनिश गुड्स थी। तो हम रॉ मटेरियल को खरीद कर उसे प्रोसेस कर कर जब आगे बेच देते हैं तो वो जो रीसेल के लिए हमने खरीदा वही हमारी गुड्स हैं। सो गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दस द आर्टिकल्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। जैसे मान लो मैंने ये पेन खरीदा बेचने के लिए, तो मेरे लिए ये पेन ही क्या हो गया, फिनिश गुड्स है, इसी को बेच रहा हूं। या फिर और फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट, वो व्यक्ति जो इस पेन को बनाकर बेच रहा है उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो है। तो भाई कोई खरीद कर बेचे या बनाकर बेचे, जिसको वो रीसेल कर रहा है, रीसेल होनी चाहिए बस, चाहे वो परचेज करके बेचे चाहे प्रोड्यूस करके बेचे। अगर रीसेल कर रहा है, जिन चीजों की उससे पैसा कमा रहा है वही क्या है, गुड्स है। इसका मेन पर्पस ही है खरीदो बेचो, बनाओ बेचो। दीज आर्टिकल्स आर नोन एज गुड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। ये सारी की सारी यहां तक कहानी हमारी समाप्त होती है। हमारे इस सेशन का यहां पर होता है समापन। अब तक मैं आपको 5 चीजें समझा चुका हूं। पहला एसेट्स, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा ड्राइंग्स और पांचवा गुड्स। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा अभी बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स आनी है। एक बात समझ लो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले लेक्चर्स को 3-3, 4-4, 5-5 बार देखो, क्योंकि मैंने तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। जब आप सुन रहे होगे तो कुछ लाइंस दिमाग में बैठेंगी, कुछ लाइंस हो सकता है दिमाग में ना बैठे। एकदम ना बैठे तो उसे 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, जब वो सेट हो जाए ना तो आगे चलो। कम से कम 3-3, 4-4 बार देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप बड़े टॉपिक्स करोगे उसमें फिर बेस आपका इतना स्ट्रांग होगा कि वो आसानी से समझ में आएंगे। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।